आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 10 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सीज फायर हो गया खत्म। ईरान में कतर की एंट्री, क्या रुक जाएगी अमेरिका ईरान की जंग। रूस ने बदला सुबह लिया अपना बड़ा फैसला, क्या ईरान के बूर शहर एटमी प्लांट पर होने वाला है बड़ा हमला। कतर ने इसराइल को दे डाला बड़ा झटका, यूरोप में आयरन डोम की डील पर लगा दिया ब्रेक। मस्जिद अक्सा से ग्रैंड मुफ्ती गिरफ्तार, सिर्फ एक दुआ पर मचा बवाल। और इन खबरों के साथ ही देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने चुपचाप बदल लिया अपना नाम। पाकिस्तान ने किया 75 हथियारबंद लड़ाके मारने का दावा और नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ताकत होगी और ज्यादा खतरनाक। तो इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला, और तफसील से खबरों को सुना करें, बहुत कुछ आगे पीछे का समझ आएगा सर। पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान की मिन्नत पर बातचीत के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उनके पूरे बयान की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लाइन ये थी कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब दोनों मुल्कों के बीच कोई सीज फायर मौजूद नहीं है। 10 जुलाई की रात करीब 8 बजे के बाद आए उनके इस बयान को ज़रा गौर से समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने उसे मंजूर कर लिया है, लेकिन हमने ईरान से बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया है कि सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान का सबसे अहम हिस्सा बातचीत नहीं बल्कि सीज फायर के ख़त्म होने का ऐलान है, क्योंकि सीज फायर का मतलब होता है कि जंग कुछ देर के लिए रुक गई है, कुछ दिनों के लिए रुक गई है और हमले नहीं होंगे। लेकिन जब खुद अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का सदर कह रहा है कि सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों मुल्क दोबारा जंग की हालत में खड़े हैं, हमले होते रहेंगे। यानी बातचीत चाहे चलती रहे, लेकिन अगर किसी भी पल कोई शर्त टूटी या किसी को कुछ खलल महसूस हुआ, बातचीत नाकाम होती दिखाई दी या दोनों तरफ से हालात फिर बिगड़ते हैं, तो उसके बाद सीधे बड़े और फुल स्केल मिलिट्री हमले शुरू हो सकते हैं। होंगे, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ट्रंप का दावा है कि बातचीत की पहल ईरान की तरफ से हुई है। हालांकि ईरान की तरफ से फिलहाल इस दावे की कोई तस्दीक या इसका डिनायल सामने नहीं आया है। याद रहे कि जून के बीच में पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसका मकसद जंग रोकना और आगे चलकर किसी बड़े अमन के समझौते तक पहुंचना था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में दोनों मुल्क फिर एक दूसरे पर बड़े हमले कर चुके हैं और अब ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया है कि सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है। यही बात उन्होंने नाटो की समिट में भी कही थी। यानी अब बातचीत की मेज़ लगी हुई है और जंग का मैदान भी पूरी तरह से सज चुका है। ये बेहद सीरियस सिचुएशन है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। दूसरी खबर सुन लीजिए, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को रोकने के लिए अब कतर ने भी अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। हालात कितने संगीन हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कतर का एक डेलीगेशन सीधे ईरान पहुंच गया है। 10 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक कतर के बातचीत करने वाले नुमाइंदे ईरानी हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इन मुलाकातों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को कम करना रखा है और दोनों मुल्कों के बीच बड़ी बातचीत के लिए रास्ता तैयार करना भी इन मुलाकातों का मकसद है। रॉयटर्स के मुताबिक ये पूरी कोशिश अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में की जा रही है। यानी अमेरिका के इशारे पर ही कतर का डेलीगेशन गया है ईरान को समझाने। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कतर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का सिलसिला टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कतर की कोशिशें दोनों मुल्कों को एक बार फिर बातचीत की मेज़ तक ले आती हैं या फिर हालात एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ जाते हैं। ये 10 जुलाई की बड़ी खबरों में से एक है। तीसरी खबर सुनिए सर, रूस ने आज दिन में जो फैसला लिया था वो उसके कुछ घंटे बाद रात होते होते बदल दिया और अब इस बदले हुए फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या रूस के पास ईरान में होने वाले किसी नए बड़े हमले की कोई खुफिया जानकारी है और क्या वो हमला उसी बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास या उस पर हो सकता है जहां रूसी स्टाफ को वापस भेजा जाना था। आइए पूरी खबर समझते हैं। ये एक अलग किस्म की सिचुएशन है। रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी है रोसएटम,
उसने ऐलान किया है कि उसने अपने स्टाफ की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर वापसी फिलहाल रोक दी है। रोसएटम के चीफ अलेक्सी लिखाचेव ने यह बताया है कि कुछ घंटे पहले उनकी टीम का 6 मेंबर वाला ग्रुप बूशहर जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पिछली रात ईरान पर हुए नए हमलों के बाद तेहरान में ही उनका आगे बढ़ना रोक दिया गया है। बूशहर के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ये हमले हुए थे। अलेक्सी ने कहा कि अब अगले कदम का फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। याद रहे कि एक रात पहले ही ईरान के एक हुक्काम ने यह बताया था कि अमेरिका का एक प्रोजेक्टाइल बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी हद के करीब आकर गिरा था और वहां मौजूद एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया था। ये 9 जुलाई की दोपहर तक जो हमले हुए थे उसका असर है। रोसएटम इस वक्त बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 नए रिएक्टर्स तैयार कर रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद उसने अपने 600 से ज़्यादा स्टाफ को रूस वापस बुला लिया था। अब उनमें से कुछ लोग दोबारा लौटने लगे थे, लेकिन ताज़ा हमलों के बाद उनकी वापसी फिर रोक दी गई है। फिलहाल वहां सिर्फ 20 रूसी लोग मौजूद हैं जो ज़रूरी कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस सिर्फ एहतियात बरत रहा है या फिर रूस के पास किसी ऐसे मुमकिना बड़े हमले का इनपुट है जिसकी वजह से उसने आखिरी वक्त पर अपने लोगों को बूशहर भेजने का फैसला बदल दिया है। ये एक सिविलियन पावर प्लांट है, बड़ा पावर प्लांट है ईरान का। इस पर इसकी एंट्री के पास हमले होना और उसके बाद रूस का ये रोल बैक कुछ अलग किस्म के सिग्नल दे रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। कतर ने इसराइल की आयरन डोम से जुड़ी एक बड़ी डील पर ब्रेक लगा दिया है। यूं समझ लीजिए कि इसराइल को बड़ा चूना लगाया है कतर ने, और अगर ये डील रुकती है तो इससे इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। 10 जुलाई की रात सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वजह से जर्मनी में आयरन डोम के पार्ट्स बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया है। दरअसल जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन का नाम आपने सुना होगा। फॉक्सवैगन अपनी ओस्नाब्रुक फैक्ट्री में इसराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल के साथ मिलकर आयरन डोम से जुड़े इक्विपमेंट तैयार करना चाहती है। इस प्लांट में मिसाइल लॉन्चर्स, हैवी मिलिट्री ट्रक्स और पावर जनरेटर्स जैसे सिस्टम तैयार किए जाने थे, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन फॉक्सवैगन कंपनी में कतर के पैसे की बड़ी हिस्सेदारी है और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इस डील पर एतराज़ जता दिया है। कतर के पास फॉक्सवैगन के लगभग 17% वोटिंग राइट्स हैं और कंपनी के बोर्ड में उसके 2 मेंबर्स भी मौजूद हैं। यानी कतर फॉक्सवैगन में सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि ऐसा शेयर होल्डर है जो बड़े फैसलों को रोकने या आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर का एतराज़ कारोबारी नहीं है बल्कि सियासी है। समझिएगा, ये फ़लस्तीन से जुड़ा है, गज़ा से जुड़ा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चलने वाले बेसिर पैर की खबरों से अलग बात करें तो कतर का इसराइल के साथ कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं है। उल्टा गज़ा की जंग के दौरान वही कतर हमास और इसराइल के बीच बातचीत कराने वाले सबसे अहम मुल्कों में शामिल रहा है। कतर में ही हमास के ज़्यादातर सीनियर लीडर रहते हैं, कहीं और नहीं। ऐसे में अगर कतर अपनी मंजूरी देकर इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाता है तो ये उसकी अब तक की पॉलिसी के बिल्कुल उलट माना जाएगा जिसमें वो गज़ा के साथ खड़ा होता था। यानी जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अब बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स और अरबों डॉलर के कारोबारी फैसले भी इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। बात लेबनान की। अमेरिका की गारंटी और लेबनानी हुकूमत के साथ हुए समझौते के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके हैं। उल्टा अब वो लेबनान के गांवों को तबाह करने और आम लोगों को निशाना बनाने के इल्ज़ामों का सामना कर रहा है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई को इसराइल ने जनूबी लेबनान के कफर दज्जाल गांव पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल अब तक लेबनान के उन इलाकों से भी अपनी फ़ौज पीछे नहीं हटा रहा जहां से निकलने की बात अमेरिका की सरपरस्ती में हुए समझौते के तहत कही गई थी। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अल-अक्सा के सबसे बड़े मजहबी रहनुमाओं में से एक को गिरफ्तार कर लिया।
फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक यरूशलेम यानी अल-कुद्स शहर और फ़लस्तीन के ग्रैंड मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन को उस वक्त हिरासत में लिया गया 10 जुलाई को, जब उन्होंने मस्जिद अक्सा में जुमे का खुतबा दिया और नमाज की इमामत की। रिपोर्ट के मुताबिक अपने खुतबे और दुआ के दौरान उन्होंने फ़लस्तीनी शहीदों के लिए रहमत की दुआ की और इसराइली जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी दुआ मांगी थी। यही बात IDF को खल गई। बताया जा रहा है कि इसी दुआ के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज ने उन्हें मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन साथ ही एक हफ्ते तक मस्जिद अक्सा में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अब सिर्फ फ़लस्तीनी कैदियों और शहीदों के लिए दुआ करना भी इसराइल को इतना नागवार गुजरा कि मस्जिद अक्सा के ग्रैंड मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े बेटे ने चुपचाप अपना नाम बदल लिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यायर नेतन्याहू अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में योनातान हुन के नाम से दर्ज है। बताया जा रहा है कि 2026 के टैक्स रिकॉर्ड्स में उसका नाम उसी ID नंबर के साथ योनातान हुन लिखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके नए सरनेम हुन का रिश्ता उसके नाना के पुराने ख़ानदानी नाम से बताया जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल ये साफ नहीं है कि उसने नाम हमेशा के लिए बदला है या किसी और वजह से, किसी ख़ास मकसद की वजह से वक्ती तौर पर उसने अपना नाम बदला है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर वो अब भी यायर नेतन्याहू नाम ही इस्तेमाल कर रहा है, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नाम बदल चुका है, कागज़ पत्तर पर, आइडेंटिटी कार्ड्स में बदल चुका है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है, इस बारे में अभी तक कोई वाज़ेह जानकारी सामने नहीं आई है। इसराइली मीडिया, जिसे दुनिया में सुराख में रखी हुई चीज़ का पता होता है, उसे भी नहीं पता चल रहा कि नेतन्याहू के बेटे ने अपना नाम क्यों बदला है। कोई मसला है या घपला है या कुछ भी है, जो भी है, पता किसी को कुछ नहीं है। ना नेतन्याहू ने खुद किसी को कुछ बताया है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन करने का दावा किया है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक कई दिनों तक चले ऑपरेशंस के दौरान 75 हथियारबंद लड़ाके मारे गए हैं। बताया गया है कि इन ऑपरेशंस में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि ये लोग एक बैन की गई बलूच तंजीम से जुड़े थे, जिस पर फ़ौज, पुलिस और आम लोगों पर हालिया हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने का ऐलान कर दिया है। किम जोंग उन की सदारत में हुई सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में फ़ैसला लिया गया कि मुल्क की न्यूक्लियर फोर्स को क्वालिटी और तादाद यानी क्वांटिटी दोनों लिहाज से और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत लड़ाकू सिस्टम के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, मिलिट्री अड्डों को मॉडर्न बनाया जाएगा और डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम को भी एक जैसा स्टैंडर्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया की फ़ौज की असली जंगी सलाहियत बढ़ाने और मिलिट्री एजुकेशन में बड़े बदलाव लाने का भी फैसला किया गया है। ये एक बड़ी तैयारी लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सबसे ख़तरनाक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉमसोंग 20 की रेंज करीब 15,000 किलोमीटर बताई जाती है। यानी अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये मिसाइल दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से तक पहुंचने की सलाहियत रखती है और अब इसे और अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये नया फैसला सिर्फ कोरियन पेनिनसुला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक नई फिक्र बढ़ाने वाला फैसला माना जा रहा है। और चलते चलते ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी आरामगाह आप देख लीजिए। ये इमाम रज़ा के मकबरे में उनका एक जो है उनकी कब्र बनाई गई है और उस पर उनका फ़ोटो लगाया गया है और गुलाब बिछे हुए हैं। ये वहीं पर अब कहा जाता है कि उनकी फैमिली और वो जो है वो दार अल ज़िक्र के पास जो है उन्हें दफन किया गया है। मुझसे कोई गलती होगी तो लोग मुझे दुरुस्त कर देंगे। और दूसरा, ये रात के वक्त फ़ोटो आ गया था, शहर में ही आ गया था। जब उन्हें दफन किया जा रहा था तो मिट्टी समेटकर उस पर पत्थर चुने जा रहे थे। यही वो इलाका है जहां वो ज़िंदगी भर के लिए दफन है। और मस्जिद अल-अक्सा की एक और ख़बर है और वो 4 तस्वीरों के साथ है। तस्वीरें देखते देखते सुन लीजिए। ये 10 जुलाई 2026 का जुमा है। मस्जिद अल-अक्सा में तमाम पाबंदियों, तमाम दुश्वारियों, रास्ते जो घरे गली मोहल्लों के हैं उनमें उबड़ खाबड़, उन्हें बेतरतीब तोड़ फोड़ दिया गया है, उस सब के बावजूद
70,000 نمازی مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔